प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आपने सामाजिक विज्ञान में भूगोल के अंतर्गत अध्याय 4 कृषि का अध्ययन किया था, जिसमें आपने कृषि के विभिन्न प्रकारों तथा भारत में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों का अध्ययन किया था। आज हम आपको कृषि के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार तथा वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार जो भूमि संसाधन है उसका प्रयोग अवरुद्ध या उसका बहुत ही निम्न होता जा रहा है तथा इसकी जो गति है कृषि की वो बहुत मंद हो रही है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश का एक बहुत बड़ा भाग हमारा जो कृषि का है प्राकृतिक उर्वरता और मानसून के ऊपर निर्भर है। हमारी भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी इसलिए कहा जाता है। 60% से अधिक लोगों की आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ तकनीकी और संस्थागत सुधार की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में भारत सरकार द्वारा कृषि के सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला है जोतों की चकबंदी, दूसरा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, तीसरा हरित क्रांति, चौथा श्वेत क्रांति, पांचवा प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार प्रमुख लक्ष्य रखा गया, छठवां है सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा का प्रावधान, सातवां है किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करना, ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना करना। इसके अलावा आठवां जो महत्वपूर्ण काम किया गया भारत सरकार के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की गई। नौवां है किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य की घोषणा की गई तथा 10वां है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, 11वां पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्रों की स्थापना तथा 12वां बागवानी का विकास तथा 13वां है मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को वरीयता देना। तो बच्चों, ये मुख्य बिंदु हैं जिनकी हमें चर्चा करनी है, जिनका हमें अध्ययन करना है। यह भारत सरकार के द्वारा उठाए गए ऐसे कदम हैं जिनसे कि भारतीय कृषि में निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि हुई और विकास की गति प्रदान की। बच्चों, जो पहला पॉइंट है हमारा जोतों की चकबंदी, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने जो छोटे छोटे टुकड़ों में किसानों के पास भूमि हुआ करती थी उस सभी की चकबंदी अर्थात सारे छोटे छोटे खेतों को एकत्रित किया गया और उनको किसी एक बड़े भूभाग को छोटे छोटे खेत मिला करके एक बड़ा भूभाग उन्हें खेती के साथ करने के लिए प्रदान किया गया। तो इससे उनको क्या लाभ हुआ कि अलग अलग जोतों पर उन्हें खेती नहीं करनी पड़ी, इकट्ठा उनको एक खेत मिल गया बड़ा सा और उस खेत पर उन्होंने अपनी खेती की और अधिक पैदावार प्राप्त की। तो जोतों की चकबंदी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण सरकार का कार्य रहा है। दूसरा है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन या जमींदारी प्रथा को समाप्त करना। तो आजादी के बाद भारत सरकार का यह कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा सुधार था। पहले अंग्रेजों के शासनकाल में जमींदारों के पास एकत्र जमीन हुआ करती थी। जो हमारे छोटे किसान थे या मजदूर वर्ग के लोग थे उनके पास जमीन का अभाव था। तो भारत सरकार ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के तहत उन जमींदारों की भूमि को लेकर के उन गरीब और भूमिहीन किसानों को दे दिया गया और लगभग सभी किसानों के पास थोड़ी थोड़ी भूमि खेती करने के लिए हो गई और एक निर्धारित कर दिया गया कि कोई भी जमींदार इतने एकड़ जमीन की बात अपने पास नहीं रख सकता है। कृषि सुधार के क्षेत्र में भारत सरकार का जो महत्वपूर्ण कदम है वह हरित क्रांति है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1967-68 ईस्वी में मानी जाती है। इसका श्रेय जो है वो नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है।
लेकिन भारत में एम एस स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। हरित क्रांति से अभिप्राय देश के सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले बीजों के प्रयोग करने से था। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, प्रगति हुई। इसके फलस्वरूप कृषि का उत्पादन बढ़ा, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता आई, व्यवसायिक कृषि को बढ़ावा मिला, कृषकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया और हरित क्रांति के फलस्वरूप ही गेहूं, गन्ना, मक्का तथा बाजरा आदि फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन एवं कुल उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई। अगर हम हरित क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण सुधार देखें कि हरित क्रांति में ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए थे जिसकी वजह से हरित क्रांति ने भारतीय कृषि में क्रांति ला दी, तो सबसे पहला जो हरित क्रांति में कार्य हुआ था वह था रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। दूसरा, उन्नतिशील बीजों का प्रयोग किया गया। तीसरा, हरित क्रांति के अंतर्गत सिंचाई सुविधाओं का विकास हुआ एवं इसके अंतर्गत पौध संरक्षण की भी स्थापना, पौध संरक्षण भी किया गया या पौध संरक्षण के ऊपर ध्यान दिया गया। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण कार्य हैं जिसके वजह से हरित क्रांति ने हमारे भारतीय कृषि पे एक महत्वपूर्ण ऐसा योगदान किया जिससे भारतीय कृषि में उन्नततर वृद्धि हुई। कृषि के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा जो महत्वपूर्ण कदम उठाया गया वह है श्वेत क्रांति, जिसको दूध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। भारत सरकार ने इसकी शुरुआत जो है 13 जनवरी 1970 ईस्वी में की थी। यह पशुपालन से जुड़ा हुआ बहुत ही लोकप्रिय उद्यम है। इसके अंतर्गत दुग्ध उत्पादन, उसका प्रसंस्करण करना या खुदरा बिक्री के लिए किए जाने वाले सारे कार्य आते हैं। इसके वास्ते जैसे गाय, भैंस, बकरियां या कुछ एक ऐसे पशु जो कि दूध देते हैं उनकी खरीद करना और विभिन्न डेयरी उत्पादों तक दूध को पहुंचाना। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में दूध पहुंचाने के लिए भी व्यवस्थाएं की गई। तो दूध क्रांति या दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति जिसे कहते हैं, इसका महत्वपूर्ण योगदान भारतीय कृषि में हुआ। भारतीय किसानों ने इससे बहुत लाभ प्राप्त किया। खेती करने के साथ साथ पशुधन भी भारतीय कृषि का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके अलावा भारत सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य रहा। प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत सरकार द्वारा 1951 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी, जो कि 5 वर्षों तक चली। इसको लाने का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के जो कि प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनको जाता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारतीय किसानों को देखते हुए या भारत की कृषि पर निर्भरता को देखते हुए भूमि का जो सुधार था उसका मुख्य लक्ष्य रखा गया था। इसके अलावा अगला जो हमारे भारत सरकार ने सुधार के लिए कार्यक्रम चलाया है वह है बाढ़, सूखा, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा का प्रावधान करना। इसके पहले फसल नष्ट हो जाने पर, सूखा पड़ जाने पर या बाढ़ आ जाने पर जब किसान की फसल नष्ट हो जाती थी तो उसके हाथ में कुछ नहीं बचता था और ऐसी भुखमरी की स्थिति में किसानों के द्वारा जो आत्महत्याएं की जाती थी, किसान घर बार छोड़ करके, खेती छोड़ करके अन्य किसी कार्यों में संलग्न हो जाते थे। तो उन सभी परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार ने फसल बीमा योजना जो प्रारंभ की उससे किसानों को बहुत राहत मिली। इसके अलावा जो भारत सरकार ने और अन्य महत्वपूर्ण काम किया आत्मा है किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करना। इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया, विभिन्न ग्रामीण बैंकें खोली, सहकारी समितियां बनवाई और नए नए बैंकों की स्थापना की ताकि किसानों तक कम दर पर ऋण उन्हें उपलब्ध हो सके। स्वतंत्रता के पूर्व हमारे भारत के जो किसान हुआ करते थे वो बड़े बड़े जमींदारों से या सेठों से ऋण लेते थे और वह जो ऋण होता था वो बहुत अधिक ऊंचे दरों पर होता था कि उस ऊंचे दर को चुकाने में उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी कई पीढ़ियां गुजर जाती थी, लेकिन उनका वो मूलधन कभी चुकता नहीं था। और इसी का कारण रहा है कि भारत में जो बंधुआ मजदूर हैं वो निरंतर उनमें वृद्धि होती चली गई। तो भारत सरकार का जो
कम दर पर ऋण प्रदान करने का जो कार्यक्रम था या ग्रामीण बैंकों की स्थापना थी, ये महत्वपूर्ण कदम भारत सरकार का कृषि के क्षेत्र में माना जाता है। इसके अलावा जो 8वां भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है वह है किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत। किसान क्रेडिट कार्ड, जब कभी किसानों के पास अपनी फसल के लिए, पैदावार के लिए, बीजों को लेने के लिए, खाद लेने के लिए या उर्वरक लेने के लिए अगर पैसा नहीं होता है, तो भारत सरकार ने एक नवीन योजना चलाई, किसान क्रेडिट कार्ड। इसके तहत वह कभी भी जाकर के बैंक के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पैसा ले सकता है और खेती किसानी में उसका उपयोग कर सकता है। इसके अलावा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की योजना भी चलाई, जो कि किसानों के लिए बहुत लाभप्रद रही। अन्य जो भारत सरकार ने काम किया वह है किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य की घोषणा की। पहले क्या होता था, किसान अपनी फसल को कम दरों पर बिचौलियों को बेच देते थे और उसी बिचौलियों उस फसल को लेकर के ऊंचे दामों पर बड़ी मंडियों में या सरकारी समितियों को दिया करते थे। लेकिन सरकार ने निर्धारित कर दिया, हर किसी फसल का एक निर्धारित मूल्य रखा गया, जो किसानों तक को जानकारी जिसकी दी गई और किसानों को बिचौलियों से इस तरह से बचाया गया। इसके अलावा भारत सरकार ने जो अन्य काम किया वह है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की। आज भारत में कई कृषि विश्वविद्यालय हैं। भारतीय अनुसंधान परिषद जो है, कृषि अनुसंधान परिषद है, वो कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण अन्वेषण कर रही है, नए नए प्रयोग कर रही है। उन्नत बीजों की किस प्रकार से उन्नत बीजों की को बढ़ाया जाए या कैसे नए उन्नत बीज बनाए जाए, उनके लिए अनुसंधान कर रही है। नए कृषि के क्षेत्र में जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो नवीन जानकारियां प्रदान करते हैं। हमारे देश के बच्चों को भी कृषि के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान हो रही हैं। तो कई ऐसे सरकार के काम रहे हैं जिसके वजह से कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान मिला या एक नवीन क्रांति सी आई। भारत सरकार का जो महत्वपूर्ण कदम है वो पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्रों की स्थापना करना है। देश के प्रत्येक जिले और प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर भारत सरकार के द्वारा ये कदम उठाए गए। इसके अलावा बागवानी के विकास के लिए भी भारत सरकार के द्वारा कदम उठाए गए। आखिरी जो है मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान लगाने के लिए अनुसंधान और विकास को सबसे अधिक वरीयता हमारे भारत सरकार की ओर से दी गई है। आज विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से किसानों तक पहुंचाए जाते हैं। मौसम की जानकारी प्रदान की जाती है, विभिन्न फसलों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। इस प्रकार से किसानों को काफी लाभ प्राप्त हो रहा है और किसान खेती करने में उनसे जो गलतियां होती हैं या जिसकी वजह से फसल उनकी नष्ट हो जाती है, उनसे बचाव के लिए भी उनको समय समय पर सरकार के द्वारा सूचनाएं दी जाती हैं या विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा उनको वहां पर समझाया जाता है। तो ये तो महत्वपूर्ण योगदान रहे भारत सरकार के, जो उन्होंने कृषि को उन्नत या समृद्ध बनाने के लिए किए हैं। प्यारे बच्चों, भूमि सुधार के क्षेत्र में भूदान या रक्तहीन क्रांति का बड़ा महत्व है, इसको समझना भी आवश्यक है। महात्मा गांधी के जो आध्यात्मिक शिष्य थे विनोबा भावे जी, तो महात्मा गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश को लेकर के, उनका जो संदेश था ग्राम स्वराज का, उस संदेश को लेकर के उन्होंने पूरे देश की पदयात्रा की। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के एक गांव जिसका नाम था पोचमपल्ली, वहां बोल रहे थे, तो कुछ भूमिहीन किसानों ने उनसे आग्रह किया कि हम लोगों को खेती करने के लिए कम से कम कुछ भूमि दे दी जाए। तो विनोबा भावे ने उनसे ये तो नहीं कहा कि हाँ आपको हम तत्काल भूमि उपलब्ध करा देंगे, लेकिन आश्वासन दिया किसानों को कि आप सरकारी खेती करें, सरकारी योजनाओं के माध्यम से आप खेती करें, तो आपके बारे में सरकार से बात करके आपको खेती मुहैया कराई जा सकती है। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी जी उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की और यहीं से भूदान आंदोलन की या भूदान करने की प्रथा प्रारंभ हुई। भूदान का मतलब होता है भूमि को दान करना। इस प्रकार विनोबा भावे इस संदेश को लेकर के देश के प्रत्येक कोने में गए और वहां पर उन्होंने विभिन्न जमींदारों से और जो समृद्ध लोगों से थे
उनसे भूमि को दान करने के लिए बोला। तो इस प्रकार से कई लोगों ने ग्राम दान किए, कुछ ने अपनी भूमि दान की। तो यह आंदोलन रक्तहीन क्रांति के नाम से हमारे इतिहास में जाना जाता है और यह भूमि सुधार के लिए या किसानों तक भूमि पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन था। बच्चों, इसके बाद हमें जो अध्ययन करना है वह है भारतीय कृषि के सामने कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं। इसी के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। यदि हम भारतीय कृषि की चुनौतियों को देखें तो मोटे तौर पर हम भारतीय चुनौतियों को दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक तो सबसे पहले काफी समय से चलती आ रही समस्याएं, जो काफी समय से निरंतर चली आ रही हैं, उन समस्याओं को रखेंगे और दूसरे वर्ग में उन समस्याओं को रखेंगे जो नई प्रचलित हुई किसी कृषि प्रथा के कारण या कृषि प्रणाली के कारण या बदलते जलवायु के आधार पर या अर्थतंत्र के परिणाम स्वरूप या किसी सरकारी नीति के परिणाम स्वरूप। तो कुछ चुनौतियां ऐसी हैं जो कि पूर्व से चली आ रही हैं और कुछ चुनौतियां ऐसी हैं जो कि हमने स्वयं प्रकट की हैं। तो इन चुनौतियों की चर्चा करने से पहले सबसे पहला हम इसका पॉइंट देखते हैं, वह है प्रमुख फसलें। कुछ खाद्यान्न या प्रमुख फसलें जो हैं जैसे कि चावल, गेहूं के उत्पादन में कुछ लंबे समय से ठहराव देखा गया है। निरंतर गेहूं चावल की फसल एक सी होती चली आ रही है, किसान उसी ढर्रे पर एक सी खेती कर रहा है। यह स्थिति कृषि वैज्ञानिक, आयोजक और नीति निर्माताओं के लिए एक चिंता का विषय है। अगर यही प्रवृत्ति बनी रही तो लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या एवं उत्पादन का जो अंतर है वह बढ़ता चला जाएगा। जिस तरह की स्थिति हरित क्रांति से पहले थी उस स्थिति में जाने के लिए आज कोई भी भारतीय नहीं चाहता है। इसलिए जो प्रमुख फसलें हैं जिनका ठहराव आ गया है उनमें बदलाव करने की आवश्यकता है। दूसरी प्रमुख चुनौती हमारे सामने है वह है खेत निवेश में उच्च लागत। पिछले वर्षों में खेत निवेश के दर में कई गुना वृद्धि हुई है। इसके अंतर्गत उर्वरक, कीटनाशक, उत्तम विकास के बीज, कृषि श्रम लागत आदि आते हैं। इन सबों के कारण निम्न एवं मध्यम वर्ग के जो किसान हैं वो काफी घाटे में चले गए हैं। जब खेती करने की लागत बढ़ जाती है और पैदावार कम होती है तो इस प्रकार से खेत निवेश में जो उच्च लागत है उसके वजह से कई किसान हमारे जो हैं वो घाटे में रहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो घाटा होता है हमारे छोटे किसानों को और हमारे जो मध्यम वर्गीय किसान हैं उनको इसकी चुनौती का सामना करना पड़ता है। तीसरा इसका जो सबसे प्रमुख चुनौती हमारे सामने है, भारतीय कृषि के सामने है, वह है मृदा उर्वरता का ह्रास। एक और हरित क्रांति भारत में भूख को कम करने की सकारात्मक भूमिका निभा रही है, दूसरी वह नकारात्मक परिणाम भी लेकर के आई है। इसमें मृदा उर्वरता का ह्रास हुआ। मृदा उर्वरता के ह्रास का अभिप्राय है मृदा के जो पोषक तत्वों की या उसके अंदर जो मृदा के अंदर पोषक तत्व होते हैं उसके अंदर कमी आई। एक ही फसल को जब किसी जमीन पर खेत पर बार बार बोया जाता है तो वहां पर उर्वरता जो मृदा की होती है उसके अंदर कमी आ जाती है या उसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनमें कमी आ जाती है। तो मृदा उर्वरता की कमी आई जो कि भारतीय किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या और चुनौती है। इसके अलावा जो चौथी समस्या हमारे भारतीय किसान के सामने है वह है मीठा भूमिगत जल की कमी। हरित क्रांति का एक और नकारात्मक प्रभाव पड़ा कि मीठा जो भूमिगत जल था उसकी कमी होने लगी। जिस क्षेत्रों में हरित क्रांति सफल रही वहां पर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया, सिंचाई के साधनों का अधिक प्रयोग किया गया, जमीन से सिंचाई करने के लिए पानी का उपभोग किया गया। तो ऐसे जो राज्य हैं इसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर शुष्क भूमिगत जल है उसको अधिक उपयोग करने के कारण यहाँ पर जो मीठे जल का स्रोत है वह मीठे जल के स्रोतों में कमी आना प्रारंभ हुई है। इसके अलावा और जो भारतीय किसान को चुनौती का सामना करना है वह है वैश्विक जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव। वैश्विक जलवायु का मतलब होता है संपूर्ण विश्व में जलवायु का परिवर्तन आ रहा है और परिवर्तन आने के कई कारण हैं। उन परिवर्तनों के कारण भारतीय कृषि पर भी उसका दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो जो विभिन्न चुनौतियों से जो वैश्विक जलवायु है उसमें एक भविष्यवाणी की गई है और यह भविष्यवाणी यदि
कृषि पर हुई तो भारतीय किसानों के सामने बहुत अधिक चिंता की बात होगी, उनको बहुत बड़ी एक समस्या से गुजरना होगा। अगर वैश्विक स्तर पर टेम्परेचर बढ़ा तो निश्चित है कि हिमालय या जो बर्फ का पिघलना होगा उससे नदी में बाढ़ भी आ सकती है। समुद्र का जल स्तर भी बढ़ सकता है, तो समुद्र के जल स्तर बढ़ने से भी खेती पर या किसानों को बहुत बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो वैश्विक जलवायु जो है वह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो चुनौती हमारे किसानों के सामने है वह है वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। वैश्वीकरण कोई नई बात नहीं है या यह नई घटना भी नहीं है। उपनिवेश काल में भी यही स्थिति मौजूद थी। 20वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उस समय भारतीय मसाले जो हैं विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। आज भी गरम मसाले भारत से निर्यात की जाने वाली मुख्य फसलें हैं या मुख्य वस्तुएं हैं जो कि भारत से निर्यात की जाती हैं। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में उनका उपयोग किया जाता था। ब्रिटेन में जो मैनचेस्टर और लिवरपूल है वहां पर सूती वस्त्र उद्योग की जितनी भी उद्योग लगे हुए हैं वहां पर जो भी कच्चा माल पहुंचा जाता है वह भारतीय कपास के द्वारा ही वहां पहुंचता है। बच्चों 1917 ईस्वी में बिहार में किसानों के द्वारा एक चंपारण आंदोलन किया गया था। चंपारण आंदोलन करने के पीछे जो मुख्य कारण था वह था किसानों पर नील की खेती करने के लिए बहुत दबाव डाला गया। नील जो है ब्रिटेन के पूरी जो सूती वस्त्र उद्योग है वहां के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती थी। ये किसान इसलिए भड़क गए क्योंकि उन्हें अपने उपभोग के लिए जो उन्हें अपने उपभोग या दैनिक खाद्यान्न जो उनका था प्रमुख उस खाद्यान्न को उगाने के लिए भी उनको मना कर दिया गया था। और 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा या आज भी करना पड़ रहा है, जिसमें चावल है, कपास, रबड़, चाय, कॉफी, जूट और मसालों के जो मुख्य उत्पादक हमारा जो देश है उसके बावजूद भी भारतीय कृषि की जो विकसित जिन देशों से हम लोगों को स्पर्धा करनी पड़ रही है, हमारे देश से माल जो पहले निर्यात हुआ करता था उसकी निर्यात में कमी आई है क्योंकि जो समृद्धशाली देश हैं उनको वहां पे अत्यधिक सहायता प्रदान हो रही है। इतनी सुविधाएं हमारे भारत में ना होने के कारण हमारी जो चुनौती है कि हमारी जो अधिक निर्यात हुआ करता था मसालों का, रबड़ का, चावल का या कपास का, उसमें बहुत कमी आई है। आज हमारी जो भारतीय कृषि है दोराहे पर खड़ी हुई है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक यदि बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों को स्थिति को सुधारने पर जोर देना होगा। हरित क्रांति के कारण जो कुछ नुकसान हुआ है उसकी हम लोगों को भरपाई करनी होगी। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे भारत देश के सामने आई है आज के समय में वह है खाद्य सुरक्षा। भारतीय किसानों के सामने खाद्य सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती बन के आई है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत से पहले हमारे खाद्यान्न पर्याप्त नहीं थे। 1947 में भारत में विभाजन के कारण नहर सिंचाई प्रणाली, कपास की पट्टी और गेहूं का कटोरा जो हमारा पश्चिमी पाकिस्तान था जो कि पाकिस्तान में चला गया है, इसी प्रकार जूट की पट्टी और धान का कटोरा पूर्वी पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश में वहां चला गया है। तो हरित क्रांति की शुरुआत के साथ अनाज उत्पादन में काफी जो वृद्धि हुई थी और भारत से अनाज का कटोरा पाकिस्तान का पार्ट निकल जाना और जूट की पट्टी का बांग्लादेश का पार्ट निकल जाना, इसके वजह से खाद्यान्न में काफी कमी आई। दूसरी ओर इसी अवधि में 16 से 18 करोड़ आबादी बढ़ गई। भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन सकता था लेकिन पूर्ण रूप से वो आत्मनिर्भर नहीं बन पाया। इसे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ करना होगा क्योंकि पौष्टिक या जिसको पौष्टिक भोजन की जो हमें आवश्यकता है या जो हमें उपलब्ध होना चाहिए वह उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो भारत के लोगों को
खाद्य सुरक्षा प्रदान करना एक सबसे बड़ी आज के समय चुनौती है। तो बच्चों, अभी हमने भारतीय कृषि के अंतर्गत भारत का वैश्वीकरण और भारतीय कृषि की कौन कौन सी विभिन्न चुनौतियां हैं, भारत सरकार ने कृषि के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए, इन सब की चर्चा की। अब बच्चों, हम आपसे इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछते हैं। उन प्रश्नों को आपका उत्तर कमेंट के माध्यम से या अपने चिंतन या वर्णन के माध्यम से करना है, उसको अपने कॉपी में नोट करना है। पहला है, भारत सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में उठाए गए प्रमुख कदम की व्याख्या कीजिए, या भारत सरकार द्वारा ऐसे कौन कौन से मुख्य कदम उठाए गए थे या कार्य किए गए कृषि के क्षेत्र में, उनकी आपको व्याख्या करना है। दूसरा है, वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव का वर्णन आपको करना है, अर्थात वैश्वीकरण ने कृषि के ऊपर क्या प्रभाव डाला, इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो बच्चों, इस क्वेश्चंस को आप कमेंट के माध्यम से या अपनी नोटबुक पर तैयार कर लें। बच्चों, इसी के साथ हम लोगों ने सामाजिक विज्ञान भूगोल के अंतर्गत अध्याय 4 कृषि का आज चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगले चैप्टर में हम आपसे पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।